इन पैरामीटर्स में गुजरात से आगे केरला किस में आगे? इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन तो वो शुरू से इन टर्म्स ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज। नहीं, आप सुनिए, आपकी शुरुआत 10 से होती है, उसको 11 करना आसान है, लेकिन आपकी शुरुआत अगर 10 से होती है और उतने समय में आप उसको 8 या 9 ले आए, वो कहीं बेहतर है। मैम 91 में चिन्मय भाई पटेल जब मुख्यमंत्री थे तब 19% ग्रोथ रेट थी गुजरात की। मैं 1991 की बात कर रहा हूँ। आप परसेंटेज भूल जाइए, आप ये देखिए कि 3 बार वहां की जनता ने इन सब मुद्दों पर श्री नरेंद्र भाई मोदी को वोट दिया है, और ये सब मुद्दे लगातार आप डिस्कस कर सकते हैं केंद्र में, लेकिन लगातार जनता ने उनका साथ दिया है, क्योंकि आपके जो मॉडल्स हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात ने डेवलप किया है वो आने वाले 10 साल में देश को बताएगा कि तरक्की कैसे की जाती है। शाइनिंग इंडिया ज्यादा बड़ा मुद्दा था या भारत निर्माण? बिकॉज कांग्रेस कह रही है उसने भारत निर्माण किया है। आप सड़कें देखिए गांव की, आप सिंचाई देखिए, आप टेलीफोनी का रेशियो देखिए, तो तमाम चीजें उन्होंने बदली हैं। उन्होंने 60 लाख घर बना दिए गरीबी आवास के तहत। टेलीफोनी का इतिहास देखें तो वो सब काम एनडीए के समय पे हुआ है, इनके समय पर तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है। और उसके अलावा जब आप बात करें, आपने पहले बात की थी बेहतर मॉडल की, तो भारत निर्माण या इंडिया शाइनिंग कैंपेन जो थी वो भारत के अंदर एफडीआई लाने की कैंपेन थी, और वो बहुत सक्सेसफुल कैंपेन थी। नहीं, मुझे याद आ गया, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। तब आप कहते थे कि वी विल ब्रिंग एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर। दो वो एनडीए के मैनिफेस्टो में था, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी के था, लेकिन एनडीए के मैनिफेस्टो में था। जसवंत सिंह उसमें मौजूद थे उस मैनिफेस्टो को बनाने में। बाद में आपने पलटी मार ली। नहीं, क्योंकि हमें लगा कि जो हमारा अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है, जो 45% जीडीपी के लिए जिम्मेवार है, वो चाय बेचने वाला, वो खुदरा व्यापारी, उसकी मॉडल में कोई जगह नहीं है, और उसके लिए आज तक इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसलिए हमें पता चला कि एफडीआई इन रिटेल से जो 30 करोड़ लोगों की रोजी रोटी और जिंदगी चलाता है, वो मॉडल गलत होगा और भयानक होगा। और ये मॉडल केवल हमारे देश में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, चाइना, फ्रांस, ऐसे तमाम देशों ने अपने यहाँ पर रिटेल के अंदर एफडीआई अलाउ नहीं की, तो भारत पे ये क्यों इम्पोज किया जा रहा है? और कौन लोग हैं जो कि उन कंपनियों को ये सब बांटना चाहते हैं जिनके खिलाफ खुद अमेरिका में केसेस दर्ज हैं? चलिए, अब आपने मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। आपने भारत निर्माण और इंडिया शाइनिंग की बात की। इंडिया शाइनिंग मॉडल था भारत के अंदर एफडीआई लाने का, और हम सक्सेसफुली यहाँ पर एफडीआई लेके आए। लेकिन भारत निर्माण की जो एड कैंपेन चल रही है, मैं 2 विषय बताना चाहती हूँ। एक बहुत प्रेस्टिजियस एड्रेस है तुगलक लेन, और उस तुगलक लेन के अंदर श्रीमान राहुल गांधी जी का घर है, और वो गरीबी देखने के लिए उत्तर प्रदेश कलावती के घर जाते हैं। अपने घर का पिछवाड़ा देख लिया होता तो उनको समझ आ जाती। तो एक दिन चले जाइए, उन्हें घर का पिछवाड़ा दिखवा दीजिए। मैंने तो दिखवा दिया, मैं तो देख लिया। आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए मेरे साथ। मैं तो तैयार हूँ, चलिए ना, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मैं इसके बाद जाऊंगी आपके साथ। तो वहाँ पे संजय गांधी कैंप है। 30 साल से लोग उसी स्थिति में, परिस्थिति में है जो कि 30 साल पहले थे। दूसरा एड्रेस, उससे बेहतर एड्रेस हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। उसका नाम है 7 रेस कोर्स, और 7 रेस कोर्स के ठीक सामने रेस कोर्स है जहाँ पे करोड़ों का सट्टा लगता है। उसके पीछे घोड़ों के लिए अस्तबल है, लेकिन उन अस्तबलों के पीछे एक बीआर कैंप है। उस बीआर कैंप को बनाया गया था सन 1947 में, और 1947 से आज तक वहां पर रहने वालों के ऊपर सर पे पक्की छत नहीं है। ये भारत निर्माण नहीं बल्कि भारत कुर्बान हुआ। चलिए, आप कह रही है कि भारत कुर्बान हुआ है। अब आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल पे। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस बचाओ अभियान में लगे हैं। असली परियोजना मान लीजिए, परियोजना के तहत अभियान में लगे, परियोजना के तहत अभियान में लगे। मैं आप ही के सेंटेंस को लेता हूं, लेकिन उन्होंने तो 7 सीटें जीती है नई दिल्ली सीट से। जो खेतान साहब है वो आपके लिए बड़ा थ्रेट है, आपको नहीं लगता? नॉन एग्जिस्टेंट, कोई एग्जिस्ट। तब आपने विधानसभा चुनाव में भी कहा था ये बरसाती नाली के कीड़े हैं, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इन्होंने आपको दिल्ली में आने से रोक दिया था। नहीं, दिल्ली में आने से वही हुआ ना, कांग्रेस बचाओ परियोजना के तहत अभियान। इन्होंने हमें नहीं रोका, जो कांग्रेस के खिलाफ वाला वोट था उसको काटा और छाटा। और जब भी कांग्रेस को बचाने के लिए, जब कांग्रेस को पता होता है कि ये वोट उनको नहीं मिलने वाला, तो वो क्षेत्रीय दलों का नुकसान किसे हुआ? अल्टीमेटली नुकसान तो आपको हुआ ना। नुकसान मेरे को हुआ, लेकिन फायदा कांग्रेस को हुआ। इन लोगों को दिल्ली का शासन नहीं चलाना था, इसलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, एमएलए के पद से इस्तीफा नहीं दिया। मैम, वो तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए जिगरा चाहिए। जो लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं।
ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरे भाई साहब, जिगरा होता तो नई दिल्ली से चुनाव लड़ते और मैं उनको भी हराती। ये तब जिगरा माना जाता है। वो तो आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं। वो तो आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं वाराणसी से। अरे कल तो उन्होंने ये बयान भी दे दिया कि वो गैस प्राइस कम होगा तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, हमें उनकी जरूरत नहीं है। और मैं अगर गैस प्राइस कम करूं या ज्यादा करूं, ऐसे लोगों का जो कांग्रेस बचाओ परियोजना में लगे हुए हैं, अगर वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आते तो सबसे पहला प्रोटेस्ट मेरा होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ना स्वीकारेगी ना स्वागत करती है। आप तो इम्पोर्टेड पॉलिसी पे चल रहे हैं, आप तो इम्पोर्टेड पॉलिसी पे चल रही है। 26 कैंडिडेट इन गुजरात, अगर 11 का प्रोफाइल आप पढ़ें वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। मैं ऐसे कई नेता के नाम गिना दूंगा जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, आपने उन्हें हाथों हाथ गले लगा लिया। ऐसा क्या है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है क्या? नहीं साहब, कल का भूला अगर रात को शाम को वापस घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ये भूले नहीं, कुछ सवाल नहीं है। इसका एक तथ्य स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बन रही है और लोग अपने अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। चलिए, अच्छे वक्ता अटल जी हैं या आपके नरेंद्र मोदी जी? मेरे को लगता है प्रशासकीय कार्य पर किसी को वोट मिलना चाहिए। वक्ता के ऊपर किसी की अपनी ओपिनियन हो सकती है, जिसके लिए कोई मेरे को अच्छा वक्ता कह सकता है, कोई बुरा कह सकता है। उमा भारती कह रही है, आप मेरे सवाल से बच रही हैं। आपको चुनना था तो आप चुने। मेरे को चुनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे वक्ता से ज्यादा आवश्यकता है कि मेरा काम करने वाला प्रशासकीय वक्ता होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि वो करप्शन हटा देंगे। उनकी मंत्रिमंडल में 2 ऐसे नेता हैं जिनको लोअर कोर्ट ने टेंटेड कर दिया। मैं बताऊंगा, आप कहेंगे हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, वो बात नहीं है, लेकिन एक नैतिकता का पैमाना होता है। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो भारत में करप्शन करते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं। आप मानेंगी ना इस बात को, कोई भी हो। हाँ, पर करप्शन मोदी जी का आदमी कर ही नहीं सकता। उन्होंने ये तो बोला है कि 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और जितने भी भ्रष्ट होंगे, चाहे किसी भी पार्टी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, लेकिन मोदी जी ने भी तो कहा है, उन्होंने खुद अपनी वो बोल के बोला था कि 1 साल फास्ट। मीनाक्षी लेखी जी, ये सवाल कई बार हमारे डिस्कशन में आता है। जो बागरोडिया साहब हैं, उनको लाइमस्टोन स्कैम में निचली अदालत ने उनको सजा दी, हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया। लेकिन आप जानती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले वो आता, शायद उन्हें मंत्रिमंडल छोड़ना होता, उनकी सदस्यता भी चली जाती। लेकिन आपको लगता है जब आप देश भर में जीरो टॉलरेंस टू करप्शन कर रहे हैं, आपको ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं देनी चाहिए? देखिए, कानून जो है वो कानून पूरे देश के लिए एक है, और जो भी देश का कानून है वो कोई ये नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर आप कोई और कानून लगाएंगे, कांग्रेस पर आप ना बॉफर्स से सवाल पूछेंगे ना ऑगस्टा वेस्टलैंड पर पूछते हैं। नहीं, आप नहीं पूछते। ऑगस्टा वेस्टलैंड को दबा, आपको विश्वास दिलाऊं, ऐसा कुछ सवाल नहीं जो मैं मेरी बात करने दीजिए। आपका मतलब आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि मीडिया के ऊपर है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का जिस दिन घोटाला सामने आता है और इटालियन कोर्ट में वो चिट्ठी आती है कि ये सोनिया जी के कुछ सलाहकार हैं, उन लोगों ने ये घोटाला किया और उनको मंत्रिमंडल तो छोड़िए, वो तो अभी भी बैठे हुए हैं। उसको दबाने के लिए केजरीवाल जी अरुण जेटली जी के घर के बाहर धरना दे देते हैं। सुबह से शाम तक मीडिया वहां लगा रहता है और इस मुद्दे को कोई डिस्कस भी नहीं करता। लेकिन मैं आपको बोखाड़िया आप 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं। आप 10 मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पवन बंसल और अश्विनी कुमार पे आरोप लगते हैं, आप संसद नहीं चलने देते, आप कहते हैं इनको इस्तीफा दिलवाओ, और एक को निचली अदालत ने सजा दे दी, आप उसको मंत्रिमंडल में बनाए रखते हैं। वो मंत्रिमंडल में अगर बैठे हैं तो उसका वक्तव्य ये है कि उनके खिलाफ जो आरोप है वो झूठा आरोप है और वो कांग्रेसियों ने लगाया। लेकिन जो भी सरकार करेगी, सरकार मतलब जो भी कोर्ट करेगा, उन्हें सजा दी है। आप तो कोर्ट के फैसले पे आरोप निचली अदालत ने सजा दी, आप उस व्यक्ति का अधिकार निकालना चाहते कि वो हाईकोर्ट में अपील ना करे? मैं कोई अधिकार को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, आप ऐसा मैं आपकी नैतिकता पे सवाल उठा रहा हूं। मेरी नैतिकता नहीं है, मेरी नैतिकता का प्रश्न नहीं है, देश के कानून का प्रश्न है, और देश का कानून किसी भी व्यक्ति के लिए एक ही होगा। आपकी नैतिकता पे प्रश्न मैं लगा रही हूं कि नैतिकता अगर है तो ऑगस्टा वेस्टलैंड की भी 300 घंटे की कवरेज होनी चाहिए थी। तो अब ये देखना होगा कि जो 67 साल में नहीं हुआ, जो 60 साल में नहीं हुआ, क्या वो 5 साल में होने जा रहा है, 60 महीने में होने जा रहा है। देश की दशा और दिशा बदलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अखाड़ा देखने के लिए।